5 अगस्त 2019 पूरे कश्मीर में कर्फ्यू, संचार के सारे साधन ठप और चारों ओर भ्रम और डर का माहौल। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। उधर दूसरी ओर कश्मीर से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव रखा। बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, जिसको दोनों सदनों में बहुमत से पास किया गया और जम्मू और कश्मीर राज्य का विभाजन 2 यूनियन टेरिटरीज में कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जहां जम्मू और लेह में उत्सव का माहौल था, वहीं कारगिल और कश्मीर में डर और घबराहट का। कश्मीर घाटी में सैकड़ों में गिरफ्तारियां हुई, जिसमें कश्मीर के अधिकतर विरोधी पार्टियों के नेता, हुर्रियत के नेता और कई सारे आम लोग थे। यूटी मिल के लद्दाख के आवाम खुश है, लेकिन जो लद्दाख के आवाम चाहता है वो यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी साहब और अमित शाह ने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने हमें ये अब डोमिसाइल लॉ एक्ट पास करके जो हमें एक खुशी दी है, अब हमें आशाएं जागी हैं। इनने मतलब ऐसा स्टेप उठाया, इनने कुछ हमारे बारे में, इन्हें खून मारा है हमारे बारे में, हमारी फ्यूचर के बारे में। हम तो ऐसी जिंदगी काट रहे थे, लेकिन तब से लेके 5 अगस्त से इनने ये कुछ देख ही नहीं है, इतनी ताकत में नशे में चूर हुए हैं। ठीक 1 साल बाद मैं नेहा शर्मा श्रीनगर आई हूँ। यहाँ मैं अपने सहयोगी आमिर पीरजादा के साथ, जो कि यहीं से रह के रिपोर्टिंग करते हैं बीबीसी के लिए, उनके साथ ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या क्या बदलाव आए हैं। अनुच्छेद 370 था क्या? 1949 में भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान लाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी दी गई, जिसका नाम था अनुच्छेद 370, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला, भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले अलग हैसियत। साल 1954 में अनुच्छेद 370 में एक और प्रावधान जोड़ा गया, धारा 35A, जिससे जम्मू कश्मीर की नौकरियों और प्रॉपर्टी पर सिर्फ वहां के स्थानीय बाशिंदों को अधिकार मिला। लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये सारे प्रावधान हटा दिए गए और राज्य का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। 4 अगस्त 2019 से ही बीजेपी के अलावा कश्मीर के लगभग सभी मेन स्ट्रीम नेताओं को प्रिवेंटिव कस्टडी के तहत गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कई अन्य पार्टियों के नेता शामिल थे। फिर कुछ समय बाद अधिकतर नेताओं पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया, जिसके तहत किसी भी नागरिक को 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के हिरासत में रखा जा सकता है। इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि कितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बीबीसी को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि करीब 33 नेता और कार्यकर्ता सिर्फ श्रीनगर के एक जगह पर बंद थे। हमारे लीडर जो जेलों में हैं, आज 1 साल बाद कई नेताओं पर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट तो हटा दिया गया है, लेकिन उनमें से कई अभी भी हाउस अरेस्ट में हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते और 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहते हैं। जो पॉलिटिशियंस हाउस अरेस्ट थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की पिछले 1 साल से लगातार, लेकिन अधिकतर पॉलिटिशियंस ने मना किया हमारे साथ बात करने से। आज पहली बार किसी एक पॉलिटिशियन ने हमें अपने घर बुलाया है और हमसे बात करने के लिए राजी हुए हैं। वहीदुर रहमान पारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट है। वो तकरीबन 6 महीने तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में थे। उनका कहना है कि रिलीज होने के बाद भी उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब सफोकेशन थी, ह्यूमिलिएशन थी, न सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे बल्कि पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, क्योंकि किसी भी एक पॉलिटिकल एंटिटी को कश्मीर में जैसे एक कू का माहौल था 5 अगस्त के बाद,
और उसके बाद तमाम लोगों को बंद कर दिया गया जो पॉलिटिशियंस यहाँ के थे। तो हम सब लोग जब अंदर थे तो हम एक दूसरे का चेहरा देख के मतलब जो बेबसी थी कि पता नहीं क्या हो रहा है बाहर, ये हमें पता था, चलो एब्रोगेशन हुई है, ये सब चीज़ें जब पता चलती है, बट व्हेन यू आर फीलिंग दैट वी आर हेल्पलेस, वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो वो एक सबसे बड़ी हमारे लिए सेंस ऑफ डिफीट थी और एहसास शिकस्त था हम सब लोगों के लिए कि हमारी रियासत में, हमारी जगह में, हमारे लोगों के साथ बहुत चीज़ें हो रही हैं जो हिस्टोरिकली मतलब गलत हो रही है और जो लीगली गलत हो रही है, जो पॉलिटिकली गलत हो रही है, और हम सब लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। वी फेल्ट हेल्पलेस, वी फेल्ट डिफीटेड, वी फेल्ट इंसल्टेड एट ऑल लेवल्स। वहीद के पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अभी भी हिरासत में हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सचिव डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई सियासी कदम उठाने के संकेत अब तक नहीं मिले हैं। The working committee meeting, if it has to be called today, cannot be called because at least today also about 50% of the members or 55% of the members are under house restriction. So the moment the working committee meeting is organized, it's not been many months that people have been out. Umar Abdullah has been released only about a month back. The General Secretary has been released only about 15 days back, and he suffered COVID positive. So the situation is such. However, rest assured, National Conference will take up all issues of the people of Jammu and Kashmir as per the aspirations and the desires of the people of Jammu Kashmir and Ladakh. राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों के अधिकतर नेताओं के हिरासत में होने की वजह से पिछले एक साल में कश्मीर में कोई भी राजनीतिक गतिविधि देखने को नहीं मिली। बीजेपी के कविंदर गुप्ता का मानना है कि कानून और व्यवस्था को काबू में रखने के लिए ये गिरफ्तारियां जरूरी थी। हालांकि उनका भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए। अगर ये सारा हालात बने, धारा 370 को हटाना, एक लगता था कि ये लोग कुछ खराबी कर सकते हैं और कुछ भी बोलते थे। पाकिस्तान पे जब इनको कोई इस प्रकार का कुछ लगता था तो ये पाकिस्तान के हक में बोलना शुरू कर देते थे या उनकी भाषा बोलते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन करके बात करते थे। तो इस तरह के सरकारों में रहने वाले लोगों को अगर वहां पर रोका तो उसका कुछ कारण था, ये देश हित में था। जानकारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के जाने से यहाँ की सभी मेनस्ट्रीम पार्टीज का वजूद खत्म सा हो गया है, क्योंकि उनकी राजनीति उसी पर टिकी हुई थी। नई पार्टीज कहाँ पे और कैसे उभरेंगी? पुरानी पार्टीज को रिवाइव करेंगे तो उनके लिए एजेंडा नया क्या होगा? डेवलपमेंट बाकी चीज, ये तो यहाँ की पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है कि डेवलपमेंट होगी, बाकी चीज सेंट्रल फंडिंग ये यहाँ पे होती रही है और हमेशा। दिस कैन नॉट बी है मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी या किसी पार्टी की बुनियाद इस चीज पे यहाँ पे नहीं हो सकती है। पहले ही एक क्वेश्चन मार्क तो था ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे, यहाँ पे इनकी इंटीग्रिटी पे या उनका या डिसीविंग पीपल या बाकी चीजें जो भी थी, एक क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी था। लेकिन अब आपने खुद ही उस पे मोहर लगा दी कि इन्हीं की वजह से सब प्रॉब्लम है। हम इस वक्त जम्मू के गोरखा नगर में आए हुए हैं। थोड़ी सी बारिश भी हो रही है। गोरखा नगर ऐसी जगह है जहाँ पे मेजॉरिटी में गोरखा रहते हैं और आज हम उन लोगों से मिलने आए हैं जिनको पहली बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे हमने देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वो बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे और उस टाइम पे यहाँ पर एक पॉलिटिशियन भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि उनको डेवलपमेंट को लेके यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं। इतनी सी स्टेज का उद्घाटन के लिए इतने बंदे आ जाते हैं लेकिन गलियां देखने नहीं आते। ये देखो हम गंदा पानी पी रहे हैं, इधर जरा कैमरा मारिए, देखिए गंदा पानी, पूरा हमें गंदा पानी जा रहा है। क्या पिए हम? पानी बॉयल कर करके हम पानी पी रहे हैं। बस आए, देखा ये है वो है, जो दफा तोड़ दी, दफा से हमारे को फायदा भी होना चाहिए ना। हालांकि इस एरिया के लोगों को सरकार से डेवलपमेंट को लेकर बहुत शिकायतें हैं, लेकिन इसी मोहल्ले में एक ऐसा समुदाय भी रहता है जो सरकार से काफी खुश है और मनीष अधिकारी हमें उनसे मिलवाने ले जा रहे हैं।
जम्मू का गोरखा समुदाय है। ये लोग लगभग 200 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, मगर इनमें से अधिकतर लोग आज भी यहाँ स्थानीय निवासी नहीं माने जाते। मतलब कि ये लोग जम्मू कश्मीर में रहते तो थे, मगर ये यहाँ ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे और ना ही यहाँ की सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल थे। मगर नए डोमिसाइल लॉ के तहत अब इनका भी इस सब पर अधिकार हो सकता है। हमें भी आशाएं जागी हैं, क्योंकि पहले हमारी आशाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे गवर्नमेंट हमें सिर्फ इस्तेमाल करती थी, वोट लेके बस, फिर उसके बाद कुछ। हम विधानसभा में डालते हैं, असेंबली में, सब जगह हम वोट डालते हैं, कॉरपोरेशन में वोट डालते हैं, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं। अब डोमिसाइल लॉ एक्ट पास करके जो हमें एक खुशी दी है, अब हमें आशाएं जागी हैं कि हमारे बच्चे कहीं अब क्यू में तो लग सकते हैं, लगना ना लगना उनकी तकदीर है, लेकिन अब तो हम कहीं, हमारे बच्चे कहीं लाइन में खड़े होकर एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें आशा है कि हमारे बच्चे भी अब कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब ले सकते हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की नौकरियों पर सिर्फ उन्हीं का हक था जिनके पास यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था। अनुच्छेद 370 के हटने से ये सब बदल गया। डोमिसाइल के तहत सिर्फ इन्होंने ये बात कही है कि जो शख्स जम्मू कश्मीर में 15 साल से रहता होगा या रहा होगा या रहेगा, तो वो शख्स यहाँ एक सर्टिफिकेट, जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, हासिल कर सकेगा। अब जब वो शख्स डोमिसाइल हासिल कर सकेगा, उसका सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि वो भी रियासत में अब एक मुस्तकिल मुलाजिम की हैसियत से नौकरी कर सकता है। जहां गोरखा समुदाय के लोग बेहद खुश हैं, वहीं जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के लोग इस बदलाव से काफी घबराए हुए हैं। 370 पहले ठीक था, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, वो इधर आके सर्विस ले लेंगे, नौकरियां ले लेंगे, तो जम्मू के लोगों को तो मुश्किल हो जाएगी ना। वो जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे? अब जब बाहर के लोग भी आएंगे, वो साउंड है इकोनॉमिकली, वो हमारी प्रॉपर्टीज़ खरीद पाएंगे, वो हमारे जॉब्स ले पाएंगे, उससे तो हमको नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा। सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जैसे कश्मीर के सभी स्कूलों पर ताला लग गया। 5 अगस्त 2019 के लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। फिर 19 अगस्त से प्राइमरी स्कूलों को खोलने का आदेश आया, मगर हालात खराब होने के डर से बच्चे स्कूल नहीं गए। लगभग 7 महीने स्कूल बंद रहने के बाद बच्चे फरवरी 2020 में स्कूल वापस जाना शुरू हुए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोरोना वायरस का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया और एक बार फिर सभी स्कूल बंद कर दिए गए। समझ रहे हो आप? ये जो प्लेन है ना, मुनीर आलम श्रीनगर के डाउनटाउन में रहते हैं और वो गणित के टीचर हैं। बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को देख उन्होंने श्रीनगर के एक खुले मैदान में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 2019 अगस्त 5 से आज के दिन तक नंबर ऑफ डेज जो हमारे स्टूडेंट्स को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मिले, वो 15 से ज़्यादा नहीं है। उस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार हुए। दे आर इन मेंटल ट्रॉमा। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट योर चिल्ड्रन। सो इट वॉज रियली पेनफुल फॉर मी and it is really painful for every person who can see the child is suffering. देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, लेकिन बाकी जगहों की तरह यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है और ज्यादातर घरों में वाईफाई की सुविधा भी नहीं है। I feel like I have experienced something that no student in any other part of the world has ever experienced. We Kashmiris here are living inside a third world country, in a third world country. Even the most remote parts of our country, they are enjoying 4G internet. And we are here locked down, and mobile internet speed is not exceeding 50 kilobytes per second. टीचर के पास नेट है, स्टूडेंट्स के पास नहीं है। टीचर के पास भी है, स्टूडेंट्स के पास भी है, लेकिन स्पीड इतनी कम है, वहाँ पे इंसान पढ़ाई कम और कंफ्यूजन ज़्यादा फैला रहा है। कश्मीर में पिछले 30 सालों के बिगड़ते हालात ने यहाँ के शिक्षा विभाग को हिला कर रख दिया है।
ये कश्मीर के स्टूडेंट्स पिछले 30 साल से 89 से आज तक इनकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा सफ़र, सिर्फ आप टैग देते, ये ड्रग एडिक्ट है, ये फलाने हैं, ये कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कितने सेशन सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कर लिए सिर्फ कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए कि इनकी एजुकेशन कितनी सफ़र हुई। यहाँ से इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, ये बहुत ही मतलब ये कमज़ोर कड़ी है, ये कुछ बोल नहीं सकते। आप किसी और को ऐसे बंद करके दिखाओ 1 साल तक। कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट 5 अगस्त 2019 से 25 जनवरी 2020 तक पूरी तरह बंद था और जब इंटरनेट रिस्टोर हुआ भी तो 2G की स्पीड के साथ। सीनियर जर्नलिस्ट अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट को लेकर याचिका डाली, मगर उनके हाथ सिर्फ निराशा आई। Court upheld that right to access to internet is a fundamental right. What it didn't say was immediately restore internet. It was left to the government to decide. We've had in May and June, we had few encounters in different parts of the valley where internet access, even mobile phones, were switched off for about a week or so. So, you know, that the government can keep doing this again and again on some pretext or the other is something that continues to be worrying. सरकार दावा करती रही है कि सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बहाल करना चुनौतियों से भरा है और हालात बेहतर होने पर उसे पूरी तरह सामान्य कर दिया जाएगा। इंटरनेट के ना होने से कश्मीर के पत्रकारिता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। करीब 7 महीनों तक पत्रकारों के पास इंटरनेट नहीं था, सिवाय सरकारी मीडिया सेंटर के, जहां पर कुछ ही कंप्यूटर थे और उसको इस्तेमाल करने वाले पत्रकार कई गुना ज्यादा। इतना ही नहीं, चुनौतियां और भी बढ़ती गईं। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में 4 पत्रकारों को पुलिस ने समन किया है और 2 पर FIR भी दर्ज किया जा चुका है। ज्यादातर केसेस में उनकी रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए गए हैं। फहद शाह कश्मीर के एक न्यूज पब्लिकेशन के एडिटर हैं। पिछले 2 महीनों में उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। जो चीज़ें ऐसी है कंटेंशस जो गवर्नमेंट की इमेज खराब कर रही है, ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि बाहर आए। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई अपना लिख रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो सब फैक्चुअल है। जो लोग बताएंगे, चाहे वो एक्यूज करे या प्रेज करे, हमको वो दिखाना है। अगर एक्यूजेशन है किसी चीज़ पे तो ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करे और बताए कि ये चीज़ गलत है। करंट कैटेगरी सिंगल जम्मू कश्मीर में एक नई मीडिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे इस पॉलिसी के अनुसार कोई भी पत्रकार या मीडिया हाउस अगर फेक न्यूज, प्लेजरिज्म या एंटी नेशनल रिपोर्टिंग करता पाया जाए तो उस पर मुकदमा हो सकता है। What would be the criteria for deciding what is fake news? What is the criteria for deciding whose antecedents are what? Is this person anti-national? So anybody who the government does not favor will be not just disqualified, he will also be criminalized. इस नई पॉलिसी की वजह से कश्मीर के अधिकतर पत्रकारों में एक डर का माहौल बन गया है। जो यहाँ पे जर्नलिज्म का सीन जो चेंज हुआ, ये मोर और लेस सेल्फ सेंसरशिप है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर एक जर्नलिस्ट को घर जाके बोला गया होगा कि आप जी ये चीज़ ना लिखे या आप जी ऐसे रिपोर्ट करें। बहुत से मेजॉरिटी जो है वो सेल्फ सेंसरशिप है बेस्ड ऑन दीज इंसिडेंट्स और इवेंट्स, जो ये केसेस वगैरह है। हमने प्रशासन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। अब्दुल करीम श्रीनगर के डल झील में 40 साल से शिकारा चलाते आए हैं। पिछले 1 साल से टूरिस्ट के न आने से ये पूरा समुदाय बेरोजगार सा हो गया है। अगर 10 पैसा कमाता है, आजकल 2 ही पैसा कमाता है। जो शिकारा सामने होता है ना, ये 1.5 लाख है, 50,000 रुपया लगता है अभी रिपेयरिंग का, वो क्या करेगा। बिजनेस विशेषज्ञों का कहना है कि पहले पिछले साल के लॉकडाउन और अब कोरोना वायरस के लॉकडाउन ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। लॉसेस का असेसमेंट वाज अराउंड 18,000 crores फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months इन कश्मीर। अगस्त टू दिसंबर, 3 दिसंबर तक था वो। इन एडिशन देयर वर अबाउट 5 lakh जॉब लॉसेस
हमें बताया गया कि 50,000 जॉब्स इमीडिएटली मिल जाएंगे लोगों को, लोकल्स को यहाँ के, जबकि हमने 4 महीने बाद देखा कि 5 लाख जॉब्स हमारे ही चले गए हैं। ठेकेदारों और मजदूरों का एक बड़ा समुदाय जहलम नदी से रेत की निकासी पर निर्भर है, लेकिन अब इनका रोजगार भी खतरे में नजर आ रहा है। अनुच्छेद 370 के जाने से यहाँ के माइनिंग के ठेके कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए भी खुल गए, जो 5 अगस्त 2019 से पहले सिर्फ यहाँ के बाशिंदों के लिए ही रिजर्व थे। इस साल ज्यादातर ठेके जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को मिले, जिससे यहाँ के लोग काफी निराश हैं। जब से ये टेंडर्स वगैरह निकले हैं, पिछले 1 महीने से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो हमें बोल रहे हैं, ठेकेदार आ रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं या तो आप काम बंद कर दो या हमें दिन का 1200-1300 रुपये दे दे। हमें इसमें फिर कुछ बचता ही नहीं, या तो हमें ये काम बंद करना पड़ेगा, हमें फिर घर में बैठना पड़ेगा। लोगों का डर है कि ये बस शुरुआत है। अगर उनका काम जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को मिलता रहा और बाहर के लोगों को यहाँ की डोमिसाइल मिलती रही, तो यह एक सीरियस डेमोग्राफिक बदलाव ला सकता है। तकरीबन 3 लाख की आबादी वाला लद्दाख 2 जिलों में बटा हुआ है, कारगिल और लेह। ज्यादातर लोग लद्दाख को टूरिज्म की वजह से जानते हैं और पिछले कुछ समय से ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर चल रहे फेस ऑफ की वजह से भी खबरों में रहा है। 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। एक अलग यूनियन टेरिटरी की मांग लेह में पिछले कई दशकों से चली आ रही थी, लेकिन कारगिल में हमेशा इसका विरोध किया गया। स्टेटहुड खत्म हो गई, 370 का खत्म होना वो भी एक मेजर सेटबैक था। यहाँ के लोगों को काफी एक शॉक हुआ उससे, और यूनियन टेरिटरी जो थी वो कभी भी डिमांड नहीं थी यहाँ के लोगों की। पिछले साल लोगों में यहाँ पे काफी एक रिसेंटमेंट था, काफी एक आक्रोश था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट भी हुए। बट 1 साल के बाद अगर यही करगिल के लोगों का अगर हम देखें तो लोग इस चीज पे आपको बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं लोगों को मालूम हो गई है कि अब यूनियन टेरिटरी एक हकीकत है और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो मिला, लेकिन अभी भी लोगों की 2 बड़ी मांगे हैं। एक, उन्हें अपना लेजिस्लेचर दिया जाए, और दूसरा, जॉब्स और प्रॉपर्टी राइट्स की हिफाजत की जाए, जो कि पहले उन्हें अनुच्छेद 370 से मिलता था। जहां जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कानूनी बदलाव किए गए, वहीं लद्दाख में अभी तक कोई भी ठोस बदलाव देखने को नहीं मिला। हमने कुछ स्टूडेंट्स, पत्रकार और व्यापारियों से बात की। अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो ऑर्डर्स। फ्यू से कि डोमिसाइल लॉ आएगा, डोमिसाइल लॉ किस तरह से आएगा, वो भी एक कन्फ्यूजन्स है। एंड मोर और लेस एक ऐसा लीडर नहीं है जो हमें लीड करके ले जाए। आज लद्दाख एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे आके कमाना चाहता है। अगर ऐसा यूटी बने, कल को बाहर से सारे कॉरपोरेट्स आए, सारे जॉब सारा लूट के चले जाएंगे तो लोकल्स को कुछ नहीं मिलेंगे। वो हमारा कंसर्न है। यूथ के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि अब एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्या होगा, कि बाहर के नॉन लद्दाखी के सारे जॉब्स लेके जाएंगे या फिर हमारे लिए जॉब रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा। करंटली उसका कोई स्टेटस कुछ पता नहीं है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी हैं। लद्दाख के आम लोगों के मन में कई सवाल हैं, मगर यहाँ के रिलीजियस लीडर्स का कहना है कि सरकार पर सवाल उठाना जल्दबाजी होगी। इट्स अ न्यू सेटअप, पूरा एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से एक यूटी बन गया है, तो इट विल टेक टाइम। हमें गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए प्रोसेस में, लॉज बनाने में। अभी जैसे हमारा डिमांड था यूटी विद लेजिस्लेचर नहीं मिला, मगर होम मिनिस्टर ने ये बोला कि लेह के हिल काउंसिल को और करगिल के हिल काउंसिल को एज इट इज़ रखा जाएगा। तो हमारा ये भी डिमांड है कि इन्हीं काउंसिल्स को एम्पावर किया जाए। जब तक लद्दाख के लोगों को अपनी यूनियन टेरिटरी को चलाने के सभी अधिकार नहीं मिल जाते, ये मांग शायद जारी रहेगी। मिलिटेंसी, पब्लिक अनरेस्ट और अब अनुच्छेद 370 का हटाया जाना। पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर बेहद कठिन परिस्थितियों से जूझता आया है। हर सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए कई स्टेप्स उठाए, लेकिन नाकामयाब रहे। इस बार
बीजेपी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने का कदम उठाया। उनका मानना है कि ऐसा करने से वो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को भारत के अन्य हिस्सों के और करीब ला पाएंगे। दावे और वादे तो कई किए गए, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें बहुत कम बदली। उल्टा इसकी वजह से लोगों के अंदर डर, भ्रम और इनसिक्योरिटीज देखने को मिली। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर वैसे तो काफी अलग अलग रीजन है एक दूसरे से, इनकी समस्याएं भी अलग है। एक चीज जो इन तीनों रीजनों में कॉमन देखने को मिली वह अनिश्चित भविष्य की चिंताएं। मेरे सहयोगी नेहा शर्मा के साथ मैं आमिर पीरजादा, BBC न्यूज।